स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन फिजिक्स में। ये वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आवेश तथा इनके सभी गुणों को। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था उसको समझिएगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा था परिभाषा। क्या देखा था? परिभाषा। ठीक है, जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए तो वो पार्ट 1 जाके देखें। सारी चीज़ डिटेल में बताया गया है, मेन फंडामेंटल वहीं पे है। अगर वो चीज़ें आप मिस कर जाते हैं तो आगे की चीज़ें समझने में तकलीफ़ होगी। तो समझिएगा कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। परिभाषा किसका किसका, एक तो अध्याय का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है यानी स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। दूसरा परिभाषा किसका हमने देखा था, आवेश का। किसका देखा था? आवेश का। फिर आवेश का हमने क्या देखा था तो आवेश का प्रकार देखा था, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आवेश का फिर क्या देखा था हमने कि आवेश का मात्रक देखा था। मात्रक में कौन कौन देखा था तो मात्रक में देखा था एएसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। तो ये दोनों मात्रक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीजीएस मात्रक से हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों देखा था। फिर आवेश का क्या देखा था कि अदिश राशि है या सदिश राशि। क्लियर है? तो ये सब। फिर आवेश का क्या देखा था कि आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखे था। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यही तो मेन फंडामेंटल है। तो जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें और तब पार्ट 2 पर आएँ इस वीडियो पर, तो एकदम से क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को लगता है, जिनको लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़े थे उसको समझिएगा। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक तक, है ना, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, वहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अब पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं, उसी का पार्ट बचा हुआ है मात्रक का ही, कि बीमा। तो आवेश की बीमा क्या होती है उसको समझिएगा। तो आवेश की बीमा, आवेश की बीमा एटी या आईटी, एटी या आईटी होता है। ठीक है, कैसे होता है उसको बताते हैं। अब यहाँ पे नियम को समझिएगा कि बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जो भी अंदर में लेटर होगा वो कैपिटल में होगा यानी बड़ी अक्षर में होगा। जैसा कि दिख रहा है एटी, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, एटी को, ये गलत मेथड है। या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। हमेशा दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट तो है लेकिन लेटर क्या है, स्मॉल में है। तो इस तरह का हम लोग यूज नहीं करते, ये नियम नहीं कहता है, तो हम लोग को नियम पालन करना है। ठीक है, तो आवेश की बीमा एटी कैसे आया अब उसकी बात करते हैं। तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो Q बराबर जानते हैं I गुना T, यानी कि I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, समय। ठीक है, तो अब हम लोग बीमा की बात करेंगे। तो इधर हम लोग बड़ी ब्रैकेट डाल दिए। अब विद्युत धारा क्या है, एक मौलिक भौतिक राशि है और इसका बीमा क्या होता है, कैपिटल A। क्या होता है, कैपिटल A, या क्या होता है, कैपिटल I। अब ये क्यों होता है, कैसे आता है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और जब भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बीमा लिखते हैं, तो इसका पहला लेटर जो है ए आता है। ठीक है, एम्पियर को सिंबल में क्या करते हैं, बड़ा ए से, है ना। तो यही आपका ए बोलिए या फिर आई बोलिए। और गुना में समय, समय यानी कि टाइम। तो टाइम को देखिए यहाँ पे
टाइम का पहला लेटर क्या है, टी है, तो इसका बीमा क्या हो जाता है, टी, बड़ी लेटर में, ठीक है, कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे हो गया आपका टी। अब क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ, दोनों को एक ब्रैकेट में लाएंगे। तो एक ब्रैकेट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए गुना टी। तो ए, यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह नहीं देते हैं, ठीक है, ये गलत मेथड है, गुना का चिन्ह नहीं देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग देते हैं ए और टी। या ए की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आई, तो क्या हो जाएगा, आई और टी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ ए टी या आई टी होता है। क्लियर है। तो ये था अवयस की बीमा। तो दो प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे कि अदिश है कि सदिश है, और दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि इसका एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट गुण पे हम लोग चलते हैं, गुण नंबर 3 पे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं गुण नंबर 3, गुण नंबर 3, ठीक है। क्या है उसको समझिएगा। कहता है कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आवेश स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरण किया जा सकता है। अर्थात आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक कोई आवेशित वस्तु है, क्या है, कोई आवेशित वस्तु है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे धनात्मक आवेश है। तो मान के चलिए कि इस पे 10 कूलम है, और ये कोई वस्तु है, ये अनावेशित है, तो 0 कूलम है। अनावेशित का मतलब 0 कूलम बताया है प्रीवियस क्लास में, ये अनावेशित है। अब अनावेशित किसे बोलते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे। ये तार है, ठीक है, क्या है, तार है। तार जो होता है ना कॉपर का या एल्युमिनियम का तार, जो घर में बिजली जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये 10 कूलम से इसमें से कुछ इस पर चार्ज आएगा। तो एट रैंडम चार्ज हम लोग ले लेते हैं, तो मान के चलिए कि इस पर 2 कूलम का चार्ज आया, तो इस पर कितना बचेगा, तो 10 में से 2 आ गया, तो अब इस पर कितना बचेगा, 8 कूलम। कितना बचेगा, 8 कूलम, 10 कूलम नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये पॉजिटिव था, तो इस पर 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या हो गया, स्थान में अंतर आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित। तो आवेश जो है स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है, यानी कि आवेश के स्थान में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये है आपका गुण नंबर 3 आवेश का। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी गुण नंबर 4। गुण नंबर 4 क्या है उसको समझिएगा। कहता है कि आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है,
द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आवेश के पास हमेशा द्रव्यमान रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान रहता है। कैसे रहता है उसको समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थात दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं कि बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है। आवेश संभव नहीं है, इसको समझिएगा। जैसे क्या है, जैसे अगर कोई बोलता है कि कोई आदमी है, कोई मैन है, तो उसमें आवेश होगा उसमें मास होगा कि नहीं होगा? तो बिना द्रव्यमान का कोई आदमी संभव है क्या? कुछ भी हो, 200 ग्राम हो या पावर हो या 1 केजी हो या 2 केजी हो या 10 केजी हो या 100 केजी हो, तो बिना द्रव्यमान का जिस तरह मनुष्य संभव नहीं है, उसी तरह से बिना द्रव्यमान का आवेश भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये अब कैसे, तो समझिएगा इसको। यानी कि आवेश जब भी आपको दिखेगा तो उसमें कुछ न कुछ वजन होगा, कुछ न कुछ उसमें वजन होगा, द्रव्यमान होगा। जैसे कोई भी आवेश अगर आता है, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे मान के चलिए पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होता है इसमें होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, है ना, बताया है ना पार्ट 1 में, बहुत डिटेल में बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी से कोई वस्तु चार्ज ये अनावेशित है, मान के चलिए क्या है कि ये अनावेशित है। गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है लेकिन कन्फ्यूजिंग है। ये अनावेशित है यानी अनचार्ज है, न्यूट्रल है। तो इसको चार्ज होने के लिए क्या होगा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब जब ये बाहर जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। या किसी और में से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा, अंदर आएगा, है ना। तो अंदर आएगा तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। कितना होता है, इतना, क्लियर है। तो अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो अपना मास भी लेके जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तब भी अपना मास लेकर ही आएगा। तो चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर जाना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को अंदर आना पड़ेगा। तो बाहर जाएगा तो मास लेके जाएगा, अंदर आएगा तो मास लेके आएगा। अब इसमें जब बाहर जाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ भी एक भी इलेक्ट्रॉन बचता है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इसमें रहेगा। या फिर इस अंदर आता है तो एक भी इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से तो अपना मास लेके आएगा, तो इसमें मास रहेगा, पहला थिंग। दूसरा क्या है कि कोई भी एटम में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, अगर वो वस्तु अनावेशित है तो अब क्या होगा कि बॉडी का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन तो बाहर जाता नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन तो हमेशा नाभिक में रहता है, तो उसका द्रव्यमान तो कभी घटेगा नहीं। तो घटने और बढ़ने का जो काम है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो इसका मास कुछ न कुछ घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है तो इसका मास कुछ न कुछ बढ़ेगा। मतलब आवेशित वस्तु जो है कभी भी मास के बिना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कितना, 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम, क्लियर है। तो ये था प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे,
और ये आपका कितना नंबर प्रॉपर्टी था, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। तो अब चलते हैं गुण 5 पे, गुण नंबर 5। चलिए गुण नंबर 5 क्या होता है उसको समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है आपका आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ या निकाय का आवेश समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, यदि पदार्थ या निकाय क्या हो, अकेला हो। ठीक है, इस नियम को आवेश का संरक्षण नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश का संरक्षण नियम भी कहा जाता है। तो ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि आवेश के संरक्षण के नियम को लिखें या संरक्षण के सिद्धांत को बताएं। संरक्षण नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, संरक्षित कैसे होता है उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है इसका, कोई 2 गुण पूछता है, कोई 3 गुण पूछता है, तो जो भी आपको याद रहे वो लिख दीजिएगा। और अगर पूछेगा कि आवेश के संरक्षण के नियम को या संरक्षण के सिद्धांत को लिखें, तो ये लिख देना है। ठीक है, आपको 2 मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएगा। और लेकिन इसके साथ ही आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। ठीक है, तो वो कैसे देना है उसको समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई पदार्थ है, इस पे +10 कूलम का आवेश है और इसको तोड़ दिया गया है 2 पार्ट में। ठीक है, इसको तोड़ा गया तो 2 पार्ट में मिला। तो एक पे आ गया है +2 कूलम। तो आपसे पूछेगा कि इस पे कितना आएगा। तो अब बताइए, आवेश संरक्षण बताते हैं हम कि तो इस पे कितना आएगा उसको समझिएगा। तो आवेश के संरक्षण के नियमानुसार क्या हो जाएगा, देखिएगा। आवेश के संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है, प्रारंभिक कुल आवेश बराबर होता है अंतिम कुल आवेश। ठीक है, तो ये जो है आपका मतलब जो पहले था वो बाद में होना चाहिए।
तो इस एग्जाम्पल के अनुसार क्या होगा देखिए तो प्रारंभिक कुल आवेश कितना है +10 कूलम बराबर, अब इसको तोड़ा गया है तो फाइनल यही है ना, तो ये 2 कूलम दिया है, इस पर कुछ नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इस पर कितना है x है, तो 2 होगा 2 कूलम प्लस में क्या x, तो हमको x ही पूछ रहा है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर, तो 2 को इधर लाते हैं तो 10 कूलम माइनस 2 कूलम बराबर कितना 8 कूलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 8 कूलम। अब ऐसे भी जोड़ के आप देख लीजिए, जो पहले था वो बाद में है ना, पहले भी 10 था, बाद में भी 8 + 2 कितना हो गया 10, तो कितना भी पार्ट में टूट जाए लेकिन जो आवेश पहले था वही आवेश बाद में होना चाहिए, ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का नियम या संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था आपका गुण। इससे क्या समझे, तो इससे क्या हो गया, तो इससे ये मतलब निकला कि आवेश को अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, और ना ही खत्म किया जा सकता है। क्लियर है? तो ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, तो इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। ठीक है, तो ये था आपका आवेश के संरक्षण का सिद्धांत या आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होता है आपका गुण नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। 6 था ना, ये तो शायद 5 था आपका, हाँ ये 5 था। नेक्स्ट गुण नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, गुण नंबर 6। गुण नंबर 6 क्या कहता है उसको समझिएगा। कहता है कि त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करती है। क्या करती है? ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ठीक है, उत्सर्जित करती है। थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग में दिक्कत हो, तो जो बोल रहे हैं उसको गौर से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो त्वरित का मतलब क्या है? जिसके पास त्वरण है, यानी कि समय के साथ उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं त्वरित। तो ये कोई मान के चलिए कि ये आवेश है और ये त्वरित है, मतलब A ≠ 0 है, A ≠ 0 यानी कुछ ना कुछ इसका A का मान है। तो ये क्या करता है कि ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है, मतलब इसमें जो ऊर्जा होगा वो घटते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे त्वरित होगा ऊर्जा घटते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आवेश है, ये आवेश है, तो ऊर्जा क्या होगा? उत्सर्जित करते रहता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। रिमेनिंग जो गुण है आवेश का वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई अन्य टॉपिक आपको डिटेल में जाननी हो तो कमेंट करें। आपका
पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।